Rahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are feeling good at home. Today our topic of discussion is how to write a chemical formula. We all know that compounds are represented by chemical formulas. तमाम जो compounds होते हैं उनको chemical formula से ज़ाहिर किया जाता है. कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स एटम्स के मिलने से बनते हैं. एटम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से आपस में मिलते हैं और जो एक नई चीज़ हमारे पास केमिकल रिएक्शन की वजह से बना देते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं. कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स. तो उनकी मुनासबत से उनके लिहाज से हमारे पास जो केमिकल फार्मूलाज भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट. तो सबसे पहले हम कोवलेंट कंपाउंड्स की जब बात करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड टेल अस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. हमें पता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स अपने वैलेंस शेल या आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और उनकी शेयरिंग की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं. इसका मतलब है कि हमारे पास जो न्यू मॉलिक्यूल हो सकता है या न्यू कंपाउंड हो सकता है उसमें 2, 3 या ज़्यादा एटम्स मौजूद हो सकते हैं. तो यही वजह है कि इनको हम दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिप्रेजेंट करवाते हैं. जैसा कि यहाँ पे अगर आप वाटर का फार्मूला देखें, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है. जब दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलते हैं और शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है. अगर हम इसका केमिकल फार्मूला देखें तो हाइड्रोजन का सिंबल H लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का सिंबल O लिखा हुआ है और हाइड्रोजन के Q के दो एटम्स हमारे पास मॉलिक्यूल बनाने में हिस्सा लेते हैं, तो इसके जो दो एटम्स हैं वो नीचे हमारे पास शो किए गए हैं. इसी तरह अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं. जब कोई मेटल अपने आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल को दे देता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो जब ऑपोजिट चार्जेस एक जगह पर एक साथ मौजूद होते हैं तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसे हम बॉन्डिंग का नेम देते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है. आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड हमारे पास बनता है इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं. आयनिक कंपाउंड में क्योंकि एक से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्रिस्टल बनाने में हिस्सा लेते हैं, तो हम इसका होल नंबर रेशियो लेते हैं, यानी कि रेशियो ले लेते हैं एलिमेंट्स की. अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिलता है, इसका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाने के लिए क्लोराइड नथिंग एल्स बचे. क्लोरीन को जब हम सोडियम के साथ मिला के लिखते हैं तो हम उसको क्लोराइड कह देते हैं. इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो आपने सोडियम क्लोराइड याद कर लेना है कि जब हमारे पास सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो हम इसको सोडियम क्लोराइड कह देते हैं, और इनके मिलने की वजह से मुख्तलिफ जो एटम्स होते हैं सोडियम और क्लोरीन के, वो खुद को अरेंज कर लेते हैं क्रिस्टल एटम्स में और हमारे पास एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्रिस्टल का नेम देते हैं. जैसा कि कॉमन साल्ट, घरों में जो आप नमक देखते हैं हमेशा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, या चीनी आप लोग देखते हैं चीनी हमेशा क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है. इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट आयंस ने खुद को ख़ास किस्म से अरेंज कर लिया और हमारे पास एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बना दिया है जिसको हमने क्रिस्टल का नेम दे दिया. क्रिस्टल में यकीनन एक एटम तो सोडियम का मौजूद नहीं होगा, ना ही एक क्लोरीन का एटम मौजूद होगा. हमारे पास बहुत से सोडियम के और बहुत से क्लोरीन के एटम्स एक साथ मौजूद होंगे. तो यही वजह है कि जब हम इनका फार्मूला लिखते हैं तो हम इसका होल नंबर रेशियो लेते हैं. हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो एक क्रिस्टल है इसमें सोडियम का 1% और क्लोरीन का 1% शामिल है जो इसका स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा ले रहे हैं. इसके अलावा बच्चे जब हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला की, तो जब हम एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, हमें पता है कि जब एक प्योर एलिमेंट हमारे पास मौजूद होता है तो उसमें तमाम जो एटम्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं. तो हम सिंपली उसका जो सिंबल है वो उसके केमिकल फार्मूला के तौर पे यूज़ करते हैं. जैसे कि मैग्नीशियम का जो केमिकल फार्मूला, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो आप बताएंगे मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला Mg होता है. आयरन का केमिकल फार्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे Fe होता है. फास्फोरस का क्या होता है, इसका P होता है. आर्गोन का क्या होता है, Ar होता है. उसके बाद नेक्स्ट बच्चे
बाज़ औक़ात जब आप अपनी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, आप देखते हैं मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स पड़े हुए हैं, अजीब अजीब से उन पे नेम लिखे हुए हैं। उनको देख के आप परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। कोई ना एलियंस की लैंग्वेज में हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं या हमारे पास पड़ी हुई हैं। बच्चे, जब मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को हम मुख्तलिफ़ तरह से मिलाते हैं लेबॉर्ट्री में और अपनी इस्तेमाल के लिए कुछ ना यूज़फुल केमिकल्स बना लेते हैं, इसको हम लेबॉर्ट्री में रखते हैं और उनका जो नेम है ना उसके ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको उसको पहचानने में आसानी हो। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हमारे पास मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ये आपके पास बहुत दफ़ा आप लिखते और पढ़ते हैं। इनके साथ नेम के साथ हमारे पास एक इसका फार्मूला लिखा होता है जिसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स एक साथ लिखे होते हैं। ये इसका केमिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम केमिकल फार्मूला देखें, वो H2SO4 लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें अमाउंट भी लिखी होती है कि इसके इतने एटम्स हैं, इसके इतने एटम्स हैं, जो मिल के इसका एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह बच्चे, अगर हम बात करें कि दूसरे एटम्स के साथ एलिमेंट कैसे मिलते हैं और कैसे हमारे पास कोई बॉन्ड बना देते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास वैलेंसी का कंसेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैलेंसी क्या है? आप लोगों ने पढ़ा, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करें अगर हम इस ऑक्टोपस को देखते हैं, इस ऑक्टोपस की 8 लेग्स आपको नज़र आ रही हैं, तो यकीनन ये अपनी 8 टांगों से किसी चीज़ को पकड़ेगा। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के पास तो सिर्फ 2 ही हाथ होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्टोपस की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 8 है, जबकि इंसानों की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 2 है। वो अपनी 2 हाथों से ही किसी चीज़ को पकड़ेगा, तीसरा हाथ तो कहीं से नहीं आ सकता। इसी तरह मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी मुख्तलिफ होती है। तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द वैलेंसी ऑफ एन एटम और आयन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स शेयर्स, लूज और गेन्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू बिकम स्टेबल। कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी किसी की एटम की या आयन की इसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, या वो किसी को वो इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से लेता है या किसी से शेयर कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है। अगर किसी के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ही दे सकता है, 2 ले सकता है, 2 ही शेयर कर सकता है, 3 नहीं ले सकता, ना ही 3 दे सकता है। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने कुछ ग्रुप नंबर के लिहाज से वैलेंसी बताई हुई है। बच्चे, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल सबके केमिस्ट्री की बुक में सबसे पहले बना होता है, उसको देख लेना है। उस पे जो ग्रुप नंबर लिखा हुआ है वो किसी भी जो एटम की वैलेंसी होती है उस ग्रुप में मौजूद, वो उसको जाहिर करता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की, तो उनकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है, सेकंड ग्रुप की 2 होती है, थर्ड ग्रुप की 3 होती है, फोर्थ ग्रुप की 5 होती है, 6 की 2 होती है, 7 की 1 होती है, और जो हमारे पास 0 या लास्ट वाला 8 वाला ग्रुप है उसकी हमारे पास 0 होती है, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस हैं, वो रिएक्ट नहीं करती, उनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है। इसको भी देख के आपने बिल्कुल परेशानी होना, ये आहिस्ता आहिस्ता आप जब पढ़ते जाएंगे, आगे आगे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो आपको ये साथ साथ याद होती जाएगी। जितनी आसानी से याद होती है आप उतनी कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इसका मतलब है ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है या 2 किसी और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है, इसका मतलब है ये 3 किसी और हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, और हमारे पास इसका जो केमिकल फार्मूला आएगा वो N3 होगा और वाटर का जो होगा वो हमारे पास H2O होगा। उसके अलावा बच्चे, यहाँ पे कुछ केमिकल फार्मूला लिखने के रूल्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन, हमने जब किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमें उसमें मौजूद एलिमेंट्स के सैम्बल का पता होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर का केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं और हाइड्रोजन का सैंपल क्या है और ऑक्सीजन का सैंपल क्या है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वैलेंसीज़ क्या हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है। अगर हमें पता होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है, तब ही हम केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं और उसकी बॉन्डिंग के बारे में बता सकते हैं। क्रॉस एक्सचेंज वैलेंसीज़ के थ्रू हम लिखते होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ये हाइड्रोजन के साथ नीचे की तरफ लिखी जाएगी, और अगर हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो इसको ऑक्सीजन के साथ नीचे लिखा जाएगा। लेकिन हमें पता है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से ही अंडरस्टूड होता है किसी केमिकल फार्मूला के लिखने के दौरान। उसके अलावा अगर हमें फोर्थ पॉइंट इज़ कैंसल डाउन रेशियो इफ़ नेसेसरी। अगर हमारे पास दोनों एटम्स की तादाद बराबर है किसी केमिकल फार्मूला में तो हम उसको नहीं लिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl, जब हमारे पास NaCl का क्रिस्टल बनता है तो हमें पता है कि सोडियम और क्लोरीन की तादाद उस पूरे फार्मूला में बराबर है, यानी कि उस पूरे क्रिस्टल में बराबर है, तो हम Na और Cl की अमाउंट नहीं लिखते, सिंपली NaCl लिखेंगे जो कि हमारे पास सोडियम और क्लोरीन का सैंपल है। इसी तरह हम करेक्ट केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1 होती है, तो हम इसको नहीं लिखते और इनको एक साथ इसी तरह से लिख दिया जाता है। वन मोर थिंग बच्चे, जो हमारे पास पॉजिटिव स्पीशी होगी, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको हमेशा पहले लिखा जाता है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है। यानी कि अगर इस फार्मूला में हम देखें, हम कभी भी क्लोरीन को पहले नहीं लिखेंगे, हम हमेशा सोडियम को पहले लिखेंगे, क्योंकि सोडियम जो है वो हमारे पास एक मेटल है, वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये हमारे पास एक नॉन मेटल है, तो इसको हम हमेशा बाद में लिखेंगे। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान रिएक्शन होता है तो आप मेटल को हमेशा पहले और नॉन मेटल को हमेशा बाद में लिखते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स पर क्योंकि ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी केमिकल फार्मूला लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। कैल्शियम को पहले लिखा जाएगा, ब्रोमीन को बाद में लिखा जाएगा। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू इनकी वैलेंसीज लिखती जाएंगी। कैल्शियम के नीचे क्योंकि 1 आना है तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम ब्रोमीन के साथ 2 लिख देंगे और हमारा जो केमिकल फार्मूला है वो जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और कुछ पॉली एटॉमिक आयंस की वैलेंसीज बताई गई हैं। सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर और कॉपर की वैलेंसी 1 होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। एल्युमिनियम और आयरन की वैलेंसी हमारे पास 3 होती है। अगर आप इसमें देखें, कुछ एटम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर की वैलेंसी 1 भी है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी है, आयरन की वैलेंसी 2 भी है और आयरन की वैलेंसी 3 भी है। तो ये एटम्स जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करें, इनको हम कहते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, यानी कि तब्दील हो सकती है। इसी तरह नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन जो है इसकी 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, ब्रोमीन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और कार्बन की 4 होती है। पॉली एटॉमिक आयंस की जब हम बात करते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस ऐसे आयंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर हमारे पास एक आयन बना लेते हैं, जिन पे कलेक्टिवली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चे, आप लोगों ने कुछ हमारे पास फार्मूलाज देखे जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद थे मुख्तलिफ एलिमेंट के, जैसे कि H2SO4। अगर कोई ऐसा फार्मूला जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 तरह के हमारे पास आयन बना देगा।
आइंस हमेशा उसके दो तरह के बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि उसमें से कोई एक हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन बनेगा जिसमें कलेक्टिव मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। जैसे कि अगर हम H2SO4 की ही बात करें, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, जबकि सल्फाइड SO4 पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस की उन्होंने बात की है कि कुछ जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उसमें जो एटम्स की रेशियो होती है उसको हम प्रीफिक्सेस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा को इस्तेमाल करते होते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5 और हेक्सा का मतलब होता है 6। ये भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल बताई है कि आप लोगों ने बहुत सी जगह पे पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद का हम कैसे पता लगाएंगे। मोनो का मतलब है 1, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नेम से ही हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं CO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम मिले हुए हैं और हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, इसमें हमारे पास एक फास्फोरस का और 3 क्लोराइड के एटम मिलके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें एक फास्फोरस और 5 क्लोरीन के एटम मिलके हमारे पास मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का नेम देते हैं। उसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, 2 नाइट्रोजन के और 4 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम मिलके हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का नेम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम जो हैं वो मिलकर एक आयन बनाते हैं, इसको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। इस तरह के जो आयंस होते हैं इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक साथ मौजूद होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं हमेशा इनके ऊपर एक सिंगल चार्ज आता है, यानी कि SO4 है तो उस पर नेगेटिव चार्ज एक साथ मौजूद होगा, SO3 है तो नेगेटिव 2 चार्ज एक साथ मौजूद होगा। डू नॉट ऑलवेज हैव आइड एंडिंग, और उन्होंने कहा है कि इनके आउटर पे ना लास्ट पे हम आइड एंडिंग नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन की अगर हम बात करें NH4 -1 कलेक्टिव इसका चार्ज है तो ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन कहलाएगा और इसका नेम अमोनियम आयन कहलाता है। थैंक यू सो मच बच्चे। ये जो है हमारे पास हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जैसा कि आपसे मुख्तलिफ एलिमेंट के केमिकल फार्मूला राइट करने के बारे में पूछा जा सकता है या एग्जांपल्स इसमें से पूछी जा सकती हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसके अलावा अगर आपको इसमें से किसी बात की समझ नहीं आई या किसी बात में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।